नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन जारी है। दुनिया के 150 से ज्यादा देश इस सम्मेलन के जरिए ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के तौर तरीकों पर आगे बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर इस सम्मेलन को बेहद अहम माना जा रहा है। दुनिया के तमाम देश कार्बन कटौती का मसौदा पेश कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो किस तरह से पूरी दुनिया को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा हरा और ज़्यादा जीने लायक बना सकते हैं। विशेष में आज हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और बताएंगे कि पेरिस सम्मेलन से दुनिया को क्या उम्मीदें हैं और इससे पहले की बैठकों का क्या नतीजा सामने आया। तो आइए शुरू करते हैं विशेष पेरिस सम्मेलन। तो पेरिस में 21वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में चर्चाओं का दौर जारी है। सम्मेलन के पहले 2 दिन बेहद अहम रहे। विकासशील और विकसित देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने इस मुसीबत के खिलाफ एक साथ मिलकर काम करने की बात कही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर भारत का रुख साफ किया, साथ ही दुनिया के बाकी देशों को भी नसीहतें दी हैं। ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। इस खतरे से एक साथ मुकाबला करने के लिए दुनिया के तमाम देश पेरिस में 21वें जलवायु सम्मेलन में एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश में हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश चीन है। 30% कार्बन उत्सर्जन करने वाले विकासशील देश चीन ने इसे कम करने के लिए अपना प्लान दुनिया के सामने रखा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन स्वच्छ ऊर्जा का खुद तो इस्तेमाल करेगा ही, दूसरे देशों को भी तकनीक मुहैया कराएगा। 减缓和适应气候变化项目及1000个应对气候变化培训名额的合作项目，继续推进清洁能源、防灾减灾、生态保护。 सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची में दूसरे नंबर पर शुमार अमेरिका ने भी इसे बड़ा खतरा माना है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सम्मेलन में कहा कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए इस मुसीबत को खत्म करना होगा। उन्होंने अतीत की गलतियों को माना और सभी देशों के सामने अमेरिका का कार्यक्रम रखा। ओबामा ने कहा कि अमेरिका आने वाले 10 साल में 26 से 28% कार्बन कटौती करेगा। Come here personally as the leader of the world's largest economy and the second largest emitter, to say that the United States of America not only recognizes our role in creating this problem, we embrace our responsibility to do something about it. That's what we seek in these next 2 weeks. Not simply an agreement to roll back the pollution we put into our skies, but an agreement that helps us lift people from poverty without condemning the next generation to a planet that's beyond its capacity to repair. Here in Paris, we can show the world what is possible when we come together, united in common effort and by a common purpose. And let there be no doubt, the next generation is watching what we do. भले ही भारत तीसरे नंबर पर हो, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में उसका हिस्सा दुनिया का 1.8 मीट्रिक टन प्रति व्यक्ति है, जो चीन और अमेरिका की तुलना में काफी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को 2020 तक $100 अरब का फंड बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2030 तक भारत 40% कार्बन उत्सर्जन कम करेगा और 2022 तक 175 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। It is not just a question of historical responsibility. They also have the most room to make the cuts and make the strongest impact. And climate justice demands that with the little carbon space we still have, developing countries should have enough room to grow.
11 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के 150 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन का मकसद धरती का तापमान 2 डिग्री तक कम करना है। सम्मेलन के अंत में कुछ ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाएंगे जो दुनिया के सभी देशों पर समान रूप से बाध्यकारी होंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और पेरिस सम्मेलन की तैयारी काफी पहले से की जा रही थी। दुनिया के तमाम देशों ने सम्मेलन से पहले ही बीते 4-5 महीने में कार्बन उत्सर्जन में कटौती का ऐलान किया था। कार्बन कटौती और नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित करने में भारत समेत कई देश आगे रहे। आइए देखते हैं पेरिस सम्मेलन से पहले के दिनों में किन किन देशों ने क्या क्या घोषणाएं की। पेरिस में आला नेताओं के इस जमावड़े पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। 150 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पेरिस के इस अहम सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले ही दुनिया के तमाम देशों ने कार्बन कटौती की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। असल में ये एक ऐसा मसला है जिस पर लंबे समय से सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा पेरिस सम्मेलन से जो राह निकलेगी उसको जानकार बेहद अहम मान रहे हैं। पेरिस में फिलहाल सारे देश जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर व्यापक सहमति पर पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। 非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右，森林蓄积量比2005年增加45亿立方米。 Считаем принципиально важным, чтобы новое климатическое соглашение основывалось на принципах рамочной конвенции ООН об изменении климата и имело юридически обязывающий характер. А в его реализации участвовали и развитые, и развивающиеся экономики. कार्बन कटौती फिलहाल एजेंडे में सबसे अहम है। असल में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन की समीक्षा के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और तमाम विकसित मुल्कों के अलावा भारत ने हाल फिलहाल में इस मसले पर जिस तरह का रुख दिखाया है उससे उम्मीदें और बढ़ गई हैं। सम्मेलन से 2 महीने पहले ही भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन कटौती यानी INDC की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि भारत 2022 तक 175 गीगावाट्स का अक्षय ऊर्जा स्रोत बनाएगा। 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय मदद से भारत गैर जीवाश्म ऊर्जा को 40% के शेयर तक लाएगा। 2030 तक GDP में प्रति इकाई कार्बन उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 33 से 35% कम करेगा। इसके अलावा 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को अतिरिक्त पेड़ लगाकर कम किया जाएगा। पेरिस सम्मेलन में भी भारत ने मजबूत कदम उठाने की वकालत की। भारत के पास जो अपेक्षाएं हैं, जो जिम्मेवारी भारत की है, वो भारत पूरी तरह निभाएगा और विश्व के सभी देश भारत जिस तेजी से प्रकृति के अनुरूप विकास और एनवायरनमेंट को साथ लेकर के चलने की दिशा में काम कर रहा है, उसमें पूरा सहयोग मिलेगा। सम्मेलन में मुख्य रूप से क्योटो समझौते के तहत कार्बन कटौती पर बातचीत हो रही है। कोशिश ये है कि कार्बन उत्सर्जन के स्तर को 1990 की तुलना में अधिकतम स्तर तक कम किया जाए। क्योटो समझौते का दूसरा चरण 2013 में शुरू हुआ था, जो 2020 में खत्म होना है। लिहाजा सम्मेलन से पहले कई देशों ने सकारात्मक रवैया दिखाया। यूरोपियन यूनियन ने बीते दिनों यह दावा किया कि वो 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 20% और 2030 तक 40% कटौती करेगा। अमेरिका ने 2030 तक 2005 के स्तर से 28% तक कटौती करने पर रजामंदी जाहिर की है। ये सारे ऐलान पेरिस सम्मेलन से पहले ही कर दिए गए। पेरिस में आधिकारिक तौर पर इन घोषणाओं को दर्ज किया जा रहा है। हालांकि विकसित देशों की जिम्मेदारी बढ़ाने की मांग पिछड़े देशों की तरफ से की जा रही है। Que hace un llamado urgente y necesario a todos los gobiernos, en particular a las potencias capitalistas, a que cese la irreversible destrucción de nuestro planeta. वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाम कसी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी पर चिंता अब नई बात नहीं है। बीते कई दशक से इसे रोकने की दिशा में कई अहम पहल हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते हुए, कई शपथ पत्र भी तैयार हुए और कई बार देशों ने लक्ष्य निर्धारित किए, लेकिन सब सिफर रहा। चिंता न सिर्फ बरकरार है, बल्कि नए अध्ययन और भी ज्यादा गंभीर चेतावनी के साथ हमारे सामने डर पैदा कर रहे हैं। आइए देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर
अंतर्राष्ट्रीय जगत ने अब तक क्या पहल की। पेरिस में इस वक्त दुनिया के कई देश जलवायु परिवर्तन पर चर्चा में जुटे हैं। हाल ही में कई अध्ययनों में यह बताया गया कि अगर मौजूदा दर से ग्लोबल वार्मिंग जारी रही तो दुनिया जीने लायक नहीं रह जाएगी। मीलों दूर तक फैले ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल जाएंगे और इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी। लिहाजा चिंता की लकीरें समूची दुनिया के माथे पर हैं। 4-4.5 दशक पहले दुनिया ने इस खतरे को भांपा और ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा की शुरुआत हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा निकल नहीं पाया और तमाम समझौतों के बावजूद दुनिया और गर्म होती चली गई। पेरिस में चल रहे सम्मेलन से कई महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थीं और कई देशों ने सम्मेलन से पहले ही कार्बन कटौती के दावे कर दिए। लिहाजा पेरिस से काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। हालांकि अब तक दर्जनों बार इस तरह की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य से हम काफी दूर खड़े हैं। 1979 में पहला विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ। 1988 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और इसमें कई बिंदुओं पर 172 देशों के बीच साझा सहमति बनी। इस बीच 1994 में 2 साल की मशक्कत के बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अस्तित्व में आया और 1997 में जापान के क्योटो शहर में बेहद अहम करार हुआ, जिसे हम क्योटो समझौता के नाम से जानते हैं। इनमें ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए, लेकिन लंबी खींचतान के बाद 2005 में जाकर ये प्रभावी हो पाया। 192 देश इसका हिस्सा हैं। क्योटो का पहला चरण 2008 से 2012 तक था और 1 जनवरी 2013 से 2020 तक के लिए दूसरा चरण निर्धारित किया गया, जो इस वक्त चल रहा है। 2009 में कोपेनहेगन में इस दिशा में बेहद अहम करार हुआ, लेकिन कोपेनहेगन करार भी असफल साबित हुआ। 2010 में कानकुन में फिर से कार्बन उत्सर्जन को लेकर समझौता हुआ और 2011 में डरबन में। Siamo al limite di un suicidio, per dire una parola forte. E io sono sicuro che quasi la totalità di quelli che sono a Parigi al COP21। लेकिन समझौता दर समझौता होता गया और लक्ष्य से हमारी दूरी बनी रही। न कार्बन का उत्सर्जन सुरक्षित स्तर पर कम हुआ और न ही हमारी चिंता। 2012 में जब दोहा बैठक में क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया तो ये बात दोहराई गई कि 2020 तक हम लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी 2 बैठकें हो चुकी हैं और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है कि टलता नहीं। बार बार ये लक्ष्य बनाया गया कि हम तापमान में हो रही वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकेंगे, लेकिन इस वक्त 6 डिग्री का दर जारी है। अगर इस लिहाज से तापमान बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये दुनिया जीने लायक नहीं रह जाएगी। जितना कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पहुंच गया है एटमॉस्फेयर में, उसका तो इम्पैक्ट रहेगा ही, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा ही, लेकिन वो और कितना बढ़ेगा, 3 डिग्री बढ़ेगा, 4 डिग्री बढ़ेगा, 4 डिग्री के बाद स्टेबलाइज हो जाएगा कि और बढ़ता रहेगा, वो हमारे ऊपर निर्भर है। हम जो एक्शंस लेंगे आज कल, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। असल में विकसित और विकासशील देशों के बीच इस बात को लेकर तकरार आज भी जारी है कि क्या दोनों समान दर से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे। विकासशील देशों का तर्क है कि विकसित देशों ने कल कारखानों से लेकर विकास के तमाम कामों में पहले काफी कार्बन का उत्सर्जन किया है, लेकिन विकासशील देश जब विकसित होने की दिशा में जा रहे हैं तो विकसित देश उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। तीसरी दुनिया के देशों ने तर्क दिया कि दोनों तरह के मुल्कों की कार्बन कटौती में फर्क होना चाहिए। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और अब पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया की नजरें पेरिस सम्मेलन पर टिक गई हैं। पेरिस में जारी इस सम्मेलन से ये उम्मीद की जा रही है कि दुनिया के तमाम देश बढ़ते कार्बन उत्सर्जन में ज़्यादा से ज़्यादा कटौती का वादा करेंगे। हालांकि मोटे तौर पर यह ज़रूर लग रहा है कि तमाम देश एक मत होकर एक राय से एक वैश्विक सहमति पर राजी हो जाएंगे, लेकिन दुनिया को एक मंच पर लाना अब भी एक चुनौती बना हुआ है।
पेरिस सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21वीं बैठक का ऑफिशियल वीडियो धरती पर मंडराते पर्यावरण के खतरे साफ बता रहा है। 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 के दरमियान पेरिस में जब 190 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मिले तो कोशिश हो रही है एक वैश्विक समझौते की। एक ऐसा समझौता जिसकी राह दुनिया पिछले 20 से ज्यादा सालों से देख रही है। लेकिन क्या ये सभी देश एक नतीजे पर पहुंचने पर कामयाब होंगे? क्या पर्यावरण संरक्षण पर दुनिया के सभी देशों की बराबर जवाबदेही तय हो पाएगी? मोटे तौर पर तो ये मुमकिन लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर संशय अब भी बरकरार है। अब वो जानते हैं कि अब उनको हमें मदद करनी पड़ेगी और यही भारत कह रहा है। भारत कह रहा है कि हम बिल्कुल क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको हमें टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के साथ जो मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं उसके साथ हमारे को मदद करनी पड़ेगी ताकि हम भी उस अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें। पेरिस सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती होगी विकसित और विकासशील देशों के बीच टकराव खत्म करने की। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान जैसे देशों ने कार्बन कटौती की घोषणा कर दी है। चीन ने अपनी सहमति जताई है, जबकि भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में 33 से 35% कटौती करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बाकी मुल्क क्या कार्बन कटौती पर कोई ठोस समझौता कर पाएंगे, ये अब भी साफ नहीं है। हालांकि ज्यादातर देश इस बात पर सहमत हैं कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जानी चाहिए, लेकिन विकासशील देश इसके एवज में विकसित देशों से कुछ वित्तीय मदद चाहते हैं, जो फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। दरअसल विकसित देश औद्योगिक चरण से बाहर आ चुके हैं, लेकिन विकासशील देश अपने विकास के लिए अब भी उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में वर्तमान में कार्बन उत्सर्जन का बड़ा स्रोत विकासशील देश ही बने हुए हैं। लेकिन विकासशील देशों का मानना है कि औद्योगिक विकास के दौरान विकसित देशों ने ज्यादा बुरे तरीके से कार्बन उत्सर्जित किया, जिसका खामियाजा आज पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इसके एवज में वो विकसित देशों से वित्तीय मदद चाहते हैं, लेकिन इस पर कोई आम राय नहीं बन पाई है। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती इस दिशा में एक ग्लोबल लीडर बनाने की है, यानी एक ऐसा देश या समूह जो 2020 के बाद से कार्बन कटौती की प्रतिबद्धता की अगुवाई कर सके। अगर समझौता होता है तो जिन बातों को शामिल करना बड़ी चुनौती होगी वो है कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए 2020 से पहले और बाद का खाका, एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क और स्पष्ट नियम, विकसित देशों की ओर से बाकी देशों को वित्तीय मदद देने की पहल, देशों के कदम दीर्घकालिक हो न कि कम वक्त के लिए, कम कार्बन उत्सर्जन के एवज में होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई का खाका और सबसे अहम घटते जंगल और सिकुड़ती जमीन बचाने की विस्तृत योजना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोयले का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें, तो इसके कोयले के साथ साथ जो सोलर है, विंड है, जो रिन्यूएबल एनर्जी हम बोलते हैं, हमें उसका भी उपयोग करना होगा। उससे हमारा दूसरा मुद्दा आता है कि इसके लिए जो विज्ञान, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो जो है वो भी विकसित देशों के पास है। तो क्या वो हमें टेक्नोलॉजी और जो फाइनेंस या पैसे है इसके लिए देगी? फिलहाल दुनिया के ज्यादातर देशों की भौगोलिक परिस्थितियां, औद्योगिक जरूरतें और राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग हैं। दुनिया के कई मुल्क अब भी सरहदों और आपसी खींचतान को लेकर बटे हुए हैं। ऐसे में वैश्विक मंच पर सबको एक साथ लाना बड़ी चुनौती होगी। पिछले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 20 सम्मेलन में क्योटो को छोड़कर ज्यादातर सम्मेलन बिना किसी वैश्विक सहमति के खत्म हो गए। क्योटो समझौते पर भी अमेरिका ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। लेकिन धरती के तापमान में 2 डिग्री की लगातार होती बढ़ोतरी पेरिस सम्मेलन के बाद हर हाल में एक वैश्विक समझौते की जरूरत बता रही है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। जरा कल्पना कीजिए कि आपको प्यास लगी हो लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है, गर्मी इतनी कि घर से कहीं जाना भी मुश्किल हो जाए, या बारिश इतनी कि जहां आप रहते हैं वो इलाका ही डूब जाए। जलवायु परिवर्तन, ये वो बुरे नतीजे हैं जलवायु परिवर्तन के जिनसे आज नहीं तो कल हमारा वास्ता पड़ सकता है। बीते कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। वैज्ञानिक इससे खतरों को लेकर लगातार दुनिया को आगाह भी कर रहे हैं। बेमौसम बारिश, अकाल, ध्रुवों से पिघलती बर्फ, धरती का लगातार बढ़ता तापमान, जलवायु परिवर्तन से जुड़े ये वो खतरे हैं जो अब साफ नजर आने लगे हैं।
ये नतीजा है तेज रफ्तार आधुनिकीकरण का। करीब 250 साल पहले औद्योगिक क्रांति का आगाज हुआ। औद्योगिक क्रांति के बूते लोगों की जिंदगी आसान हुई और मानव सभ्यता ने तरक्की की लंबी दूरी तय की। लेकिन यही आधुनिकीकरण आज धरती और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आमतौर पर मौसम की दशाओं और पैटर्न में आ रहे बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इसके कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के तापमान में मामूली इजाफा भी जलवायु चक्र को बदलने के लिए काफी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिंदा रहने के लिए इंसान और पेड़ पौधों को 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है और अगर ये बढ़ जाए तो कई नुकसान भी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्यावरण में बदलाव के पीछे ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका है। दरअसल ये वो गैस हैं जो वायुमंडल में प्रवेश तो कर जाती हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाती। इनकी कुछ मात्रा वायुमंडल के लिए जरूरी है, लेकिन ये बढ़ जाए तो धरती का तापमान बढ़ने लगता है। इन गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन शामिल हैं। चिंता इस बात की है कि इन गैसों में बढ़ोतरी इंसानी गतिविधियों से हो रही है। इनके उत्सर्जन में विद्युत संयंत्र, कारखाने, गाड़ियां, खेती के उत्पाद, जीवाश्म ईंधन, बायोमास और कचरा अहम हैं। इसके अलावा घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज और एयर कंडीशनर भी इन गैसों के उत्सर्जन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ग्रीन हाउस गैसें ओजोन परत को भी नष्ट कर देती हैं। दुनिया में हम बाकी सब चीज़ों को इससे मतलब वो सब चीज़ें इससे इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि आतंकवाद, माइग्रेशन का भी क्राइसिस जो भी चल रहा है, ये सब अगर आप सोचें तो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। जैसे कि पानी का लेवल जैसे बढ़ता जा रहा है, जो छोटे द्वीप देश हैं उनके सारे लोगों को अपने देश छोड़ के दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। हार्वर्ड, सिंघुआ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भारत के CEEW ने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसी तरह कार्बन उत्सर्जन जारी रहा तो गंगा में बाढ़ की आशंका 6 गुना बढ़ जाएगी। इस सदी के अंत तक हर 5 साल में एक बार गंगा के तलहटी इलाके जलमग्न हो जाएंगे। समुद्र तल 1 मीटर बढ़ सकता है, जिससे कलकत्ता के डूबने की आशंका 1000 गुना बढ़ जाएगी। दक्षिण एशिया में सूखे की आशंका 50% बढ़ जाएगी और 2050 तक इस इलाके में 75 करोड़ लोग पीने के पानी के लिए भी तरस जाएंगे। अगर 4 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता रहा तो उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में धूप में कोई भी काम पर नहीं जा पाएगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम के एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ जाएंगे, यानी जितनी बारिश 2-3 महीने में होती है उतनी हफ्ते भर में ही हो जाएगी। खाद्य उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो हैं उसका अनुभव भारत आज भी कर रही है। 450 डिस्ट्रिक्ट यानी तकरीबन 800 मिलियन लोग भारत के जो हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आगे जाके तापमान जो है 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ेगा और इसका मतलब ये है कि जो 2030 तक कुल नुकसान जो है $1 ट्रिलियन तक भी हो सकता है। इस वक्त दुनिया का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और सन 2100 तक इसमें 1.5 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके नुकसान का आकलन वैज्ञानिक अभी से करने लगे हैं। नव विक्रम सिंह के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। ये था आज का विशेष। नमस्कार।